नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सुपौल से बड़ी खबर है, जहां जेब में रखा मोबाइल ब्लास्ट कर गया। हादसे में 4 लोग झुलसे हैं। बाल बाल एक युवक की जान बची है। जानकारी के मुताबिक जिसके जेब में रखा मोबाइल ब्लास्ट हुआ, वो युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि उसे बचाने की कोशिश में आए उसके माता पिता और भाई को भी मामूली चोट आई है। ये घटना छातापुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर खूंटी वार्ड 3 की बताई जा रही है। वहीं यह हादसा शनिवार को हुआ है। तो देखिए, ये वो लोग हैं जो जख्मी है और मोबाइल ब्लास्ट होने की घटना सामने आई है। सुपौल से एक खबर, जहां हादसे में 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बता दें कि जेब में मोबाइल रखा हुआ था और वो मोबाइल ब्लास्ट कर गया। और देखिए, जो लोग आसपास गए भी, वो भी जख्मी हो गए इस ब्लास्ट में। बाल बाल एक युवक की जान बची है। और ये वो मोबाइल देखिए किस तरीके से इसके चिथड़े उड़े हुए हैं और कपड़े भी जले हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरीके का ब्लास्ट हुआ है, शक्तिशाली ब्लास्ट मोबाइल का हुआ है। वीवो कंपनी के मोबाइल रहे। हमें बहुत दिन से बीमार छे, 1-1.5 महीना से। हमें जे फिर डॉक्टर के पास वही छे मोटरसाइकिल निकाल लके हमें कपड़ा पहने के लिए इतने में तब तक में एकरा साथ छे पूरा मोबाइल धुआं ला दिलक बैग। ओकरा छोड़वे के चक्कर में छे बाबा पापा माँ हमें हाथ जल गए और भाई के छोटा भाई छे जकर मोबाइल ब्लास्ट भेलै और जांग में बहुत जख्म छे। मामला यही है कि सुबह बाइक निकाले थे, पापा और भाई को बाजार मार्केट ले जाने के लिए कोई काम था। तो हम जो है मोबाइल रखे थे जेब में, ब्लास्ट हो गया निकालते वक्त। भाई मेरा कपड़ा पहन रहा था, भाई को बोले फटाफट चलो। पापा आ गया था यहाँ पे, जेब में हम फोन रखे थे तो एक ही बार धुआं दिया। धुआं निकालने के बाद भाई भी दौड़ के आया, पापा भी मम्मी भी, सब निकालने के क्रम में जो है वह मोबाइल ब्लास्ट हो गया, उधर फेंक दिया। और अमित हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, कैसे ब्लास्ट हुआ? कहाँ कुछ गड़बड़ी की बात सामने आ रही है कि मोबाइल किस हालत में वो ब्लास्ट हुआ? देखिए, घायलों ने जिस तरीके से बताया कि वो मोबाइल काफी पुराना था, करीब 4 साल पुराना था। और उस मोबाइल में जब वो अपने पिता को लाने के लिए बाइक पर जैसे ही बैठा, उससे धुआं निकलने लगा। और धुआं निकलने के बाद जब तक ये लोग अपने उस पॉकेट से निकाल के उसको फेंक पाते, तब तक मोबाइल में ब्लास्ट हो गया। इसमें कुल 4 लोग उसी के परिवार के जख्मी हुए हैं, जिसमें जो मुख्य रूप से जिसके पॉकेट में मोबाइल था वो गंभीर रूप से थोड़ा जख्मी हुआ और अन्य को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। लेकिन इस घटना ने ये साबित कर दिया है कि जो मोबाइल में इस तरह का विस्फोट जो हुआ है, ये क्यों हुआ और किस वजह से हो पाया है। चूंकि हाँ, परिजनों का ये भी कहना है कि मोबाइल काफी पुराना था, जिसकी वजह से भी ये घटना सामने आई होगी। लेकिन फिलहाल अभी तक जो घायलों की भी स्थिति है वो काफी सुरक्षित है और सभी अपने अभी इलाज के बाद घर लौट चुके हैं। लेकिन इस घटना ने सभी को चौंका दिया है। जी चलिए, शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए आपका। छठ महापर्व के समापन के बाद प्रवासी लगातार वापस लौट रहे हैं। प्रवासियों को परेशानी न हो, इसके लिए रेलवे की तरफ से कई सुविधाएं प्रवासियों को दी जा रही है। पटना जंक्शन पर यात्री शेड बनाए गए हैं। प्रवासियों को टिकट आसानी से मिल जाए, उसके लिए यात्री शेड में ही टिकट भी काटे जा रहे हैं। साथ ही ट्रेन की जानकारी भी लोगों को दी जा रही है। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। छठ महापर्व का समापन हो गया है और ऐसे में अब प्रवासी अपने गंतव्य की ओर वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग वापस लौट रहे हैं। इसके मद्देनजर रेलवे की तरफ से पटना जंक्शन पर यात्री सेट बनाए गए हैं, क्योंकि कई ऐसे यात्री हैं जिनकी अगर ट्रेन घंटों लेट है तो वो क्या करें। ऐसे में उनके बैठने के लिए यात्री सेट बनाया गया है, जहां पर चेयर की व्यवस्था की गई है और निःशुल्क ये व्यवस्था यात्रियों को दी जा रही है, क्योंकि यात्री आखिर पटना जंक्शन पर इतनी देर कैसे बैठेंगे, उसके मद्देनजर सारी व्यवस्था की गई है। यहाँ देख सकते हैं एक बड़ा सा स्क्रीन भी लगाया गया है, जिस पर ट्रेन की जानकारी भी दी जा रही है कि कौन सी ट्रेन कब है, कितना विलंब है, उसमें वो तमाम जानकारी यहाँ दी जा रही है। और ये जो सेट है निःशुल्क यात्रियों को दी जा रही है। सर, कब से ये सेट चल रहा है? ये हमारी ड्यूटी 2 नवंबर से चल रही है। ये 15 नवंबर तक हम लोग की ड्यूटी लगी हुई है यात्री सुविधा के लिए। और यात्री बाहर से जो यात्री आते हैं अक्सर निकल ही जा रहे हैं, बाहर चले जा रहे हैं। जो रात की ड्यूटी, मान लीजिए रात के दिन का घर दूर है, ट्रेन लेट है, वो इंतज़ार करते हैं, उनके लिए हर सुविधा है। और कल तो महावीर मंदिर की तरफ से नाश्ता भी मिले थे शाम में। जी 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 जी। और जो ज़रूरत है गाड़ी, जैसे कि स्पेशल गाड़ियों का लिस्ट
वो रेलवे की तरफ से हमको इशू किया गया, वो हम पैसेंजर को देते रहे। यहाँ तमाम जानकारी भी मिल रही है कि कौन सी ट्रेन कहाँ है, भटकना नहीं है। जी भटकना नहीं है। और रह गई स्पेशल ट्रेन की जानकारी, जैसे हमारे पास ये दी है, इनको बोल के हाँ माइकिंग कर रहे हैं, जबकि स्पेशल ट्रेन क्योंकि यात्री को असुविधा ना हो, क्योंकि स्पेशल ट्रेन कुछ लेट चल रही है। और यहाँ देख सकते हैं, मतलब किसी को भटकना ना पड़े उसके लिए ये तमाम जो तैयारी है वो की गई है। माइकिंग भी की जा रही है, स्क्रीन के माध्यम से दिखाया जा रहा है। साथ ही कई सारे जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो समय समय पर लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं। जो दूर से आ रहे हैं या फिर जिन्हें दूर जाना है उनके बैठने के लिए यात्री सेट बनाए गए हैं। यानी छठ महापर्व में जो यात्री जो प्रवासी पटना आए हैं या फिर पटना से जा रहे हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। छठ के बाद लोग अपने काम पर लौटने लगे हैं, लिहाजा पटना जंक्शन पर यात्रियों की काफी भीड़ भाड़ देखी जा रही है। जंक्शन के सभी प्लेटफॉर्म पर बाहर लौटने वाले लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। पटना रेल पुलिस ने भी भीड़ की निगरानी के लिए सभी प्लेटफॉर्म पर ड्रोन से निगरानी करवा रही है। अपने गंतव्य के लिए वापस होने लगी है, लोग अपने काम पे वापस लौटने लगे हैं और जाहिर है कि लोग वापस लौटेंगे तो भीड़ होगी। और पटना जंक्शन पर जिस तरह से भीड़ है, पटना पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, पटना रेल पुलिस, और लगातार ड्रोन से उस भीड़ की निगरानी की जा रही है कि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। पूरी तरह से पूरे पटना जंक्शन के तमाम स्टेशनों पर ये व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि ड्रोन के माध्यम से और सीसीटीवी के माध्यम से ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई अनवांटेड तत्व जो है वो कहीं पटना जंक्शन पे किसी तरह की परेशानी पैदा न कर सके, और इसीलिए इस तरह के ड्रोन पटना जंक्शन के सभी प्लेटफॉर्म पर उड़ाए जा रहे हैं। जो यात्री हैं वो सकुशल यहाँ पहुंचे और यहाँ से अपने गंतव्य के लिए जहाँ उनको जाना है वो रवाना हो सके और उनको किस प्रकार की परेशानी ना हो सके। पटना से धर्मेंद्र कुमार। महापर्व छठ खत्म होने के बाद प्रवासी फिर काम के लिए दूसरे राज्य लौट रहे हैं। यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। पटना स्टेशन पर यात्रियों की काफी भीड़ नजर आई। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। मद्देनजर रेलवे की तरफ से कई स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। अब घर वापस आए लोग अब वापस अपनी जॉब की ओर रवाना हो रहे हैं। पटना स्टेशन पर भीड़ भाड़ साफ तौर पर नजर आ रही है। हजारों स्पेशल ट्रेन चलने के बावजूद भी हर ट्रेन में लोगों की भीड़ नजर आ रही है, क्योंकि छठ महापर्व का समापन हो गया। दिवाली के दौरान ही प्रवासी अपने घर वापस आए थे और अब वापस वो लौट रहे हैं। रविवार का दिन है, कल सोमवार है और सोमवार से फिर से वो अपने काम की शुरुआत करेंगे। उसके मद्देनजर हजारों लोग या यूं कहें कि लाखों लोग वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। पटना जंक्शन पर भीड़ भाड़ साफ तौर पर देखी जा रही है। हर ट्रेन की तस्वीर आजकल ऐसी ही नजर आ रही है। छठ महापर्व के समापन के बाद लगातार लोग वापस लौट रहे हैं और यहाँ पटना जंक्शन पर हजारों लोग लगातार वापस लौट रहे हैं। छठ महापर्व खत्म हो गया है और ऐसे में अब जो प्रवासी हैं वापस लौट रहे हैं। हजारों स्पेशल ट्रेन छठ महापर्व के मद्देनजर चलाई जा रही है, लेकिन जो भीड़ भाड़ है वो यहाँ साफ तौर पर नजर आ रही है। स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही लोग अपने परिवार के साथ उस ट्रेन पर सवार हो रहे हैं ताकि वो समय पर अपनी जगह जहां से वो आए हैं त्योहार खत्म होने के बाद वापस लौट सके। और यहाँ भीड़ भाड़ नजर आ रही है। परिवार के साथ जो लोग छुट्टी मनाने अपने घर बिहार आए थे, पटना आए थे, वो वापस लौट रहे हैं और लगातार जो लोगों के वापस लौटने का सिलसिला है वो जारी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद आज सबसे अधिक भीड़ होगी, क्योंकि रविवार का दिन है। कल सोमवार से लोग अपने काम पर वापस लौटेंगे, जहां से जो आए हैं वो वापस लौट रहे हैं। और इसके मद्देनजर पटना जंक्शन की जो तस्वीर है वो साफ बदली हुई है। हजारों लोग हर ट्रेन से वापस लौट रहे हैं। जंक्शन पर हर ट्रेन में भीड़ भाड़ नजर आ रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। 13 नवंबर को पीएम मोदी दरभंगा एम्स का शिलान्यास करेंगे। इसे लेकर बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने खुशी जताई है। मदन सहनी ने कहा कि दरभंगा एम्स उनके विधानसभा इलाके में बन रहा है, ऐसे में उन्हें और उनके विधानसभा से दरभंगा के लोगों में दोहरी खुशी है। मंत्री मदन सहनी ने शोभन एकमी बाईपास के पंचोप गांव में तैयारियों का भी जायजा लिया। साथ ही उन्होंने एम्स के शिलान्यास को लेकर पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार का भी आभार जताया। 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी दरभंगा एम्स का भूमि पूजन करने के लिए आ रहे हैं और इस
कार्यक्रम का पूरे दरभंगा के लोग, मिथिलांचल के लोग पूरी तैयारी में जुट गए हैं। जिस तरह लोग लगातार छठ पूजा और दिवाली में जुटे हुए थे, अब उससे फ्री होकर के इस इलाका के लोग इस कार्यक्रम के लिए जुट गए हैं। और कल से ही हम लोग लगातार संजय झा जी के साथ पूरा बहादुरपुर का इलाका, दर्जनों गांव में हम लोग जा कर के लोगों को आमंत्रित किए हैं। और यह काम इस इलाका के लिए, दर्जनों जिला के लिए बहुत बड़ा काम है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और इसके लिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं। दरभंगा एम्स को लेकर बड़ी खबर है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एम्स को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित एम्स का बजट भी बड़ा होता जा रहा है। बिहार के दूसरे एम्स का निर्माण दरभंगा में बनाने की घोषणा थी, तब एम्स निर्माण के लिए 1261 करोड़ राशि की बजट थी। बीते समय के साथ आधुनिक डिजाइन से अब एम्स का निर्माण अब 1700 करोड़ खर्च कर बनाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुद दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। वहीं प्रधानमंत्री के दरभंगा आगमन की भी पूरी जानकारी दी। यह जो एम्स यहाँ दरभंगा में बनेगा, पूर्व से 1250 करोड़ रुपया की स्वीकृति हुई थी, लेकिन उसकी रीडिजाइनिंग हुई है, वो भी अंतिम चरण में है। तो अनुमान है कि उसकी राशि बढ़ेगी और ये लगभग 1700 करोड़ के आसपास खर्च जाएगा, ऐसा अनुमान है। तो ये इतनी बड़ी योजना यहाँ अब जमीन पे उतर रही है। बिहार में महिलाओं के अनुपात में लगातार कमी आ रही है। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जारी आंकड़े के अनुसार पटना में प्रति 1000 बेटियों की संख्या में 27 की कमी आई है, तो मुजफ्फरपुर में 26। सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति पूर्वी चंपारण की है, जहां लिंगानुपात 908 से घटकर 870 हो गया है। ऐसे में कई तरह के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के अलावा समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलों के डीएम को भ्रूण हत्या के खिलाफ बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार सरकार ने भ्रूण हत्या के खिलाफ राज्य में बड़े पैमाने पर अभियान चलाने का फैसला लिया है। समाज कल्याण विभाग ने इस मामले को लेकर चिंता जाहिर की है और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने जिलों में अधिकारियों के साथ बैठक कर लिंगानुपात में आई कमी पर मंथन करें और इसके लिए कई कदम उठाएं। दरअसल हाल ही में हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ने जो नए आंकड़े जारी किए हैं वह वाकई में चिंताजनक है। राजधानी पटना की ही अगर बात कर ले तो यहाँ प्रति 1000 बेटियों की संख्या में 27 की कमी आई है, तो मुजफ्फरपुर में 26 की कमी आई है। जिलावार जो सूची जारी की गई है उसमें गया का लिंगानुपात 917 से घटकर 870 हो गया है, यानी यहाँ 47 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। अररिया में 8, अरवल में 45, औरंगाबाद में 1, बेगूसराय में 8, भोजपुर में 10, बक्सर में 7, दरभंगा में 12, गोपालगंज में 11, जमुई में 39, कटिहार में 20, जहानाबाद में 7, नवादा में 30, पूर्णिया में 10, सहरसा में 6, समस्तीपुर में 13, शिवहर में 34, सीतामढ़ी में 23, सुपौल में 3। इस तरीके से जो लिंगानुपात है उसमें गिरावट दर्ज की गई है और सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति पूर्वी चंपारण की है। पूर्वी चंपारण की अगर बात कर लें तो यहाँ पर जो प्रति 1000 बेटियों की संख्या 908 से घटकर 870 हो गई है, यानी यहाँ की स्थिति काफी चिंताजनक है। तो जाहिर सी बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एवं मिशन शक्ति के तहत बेटियों की स्थिति में सुधार के लिए जागरूकता अभियान जिला अनुमंडल और पंचायत स्तर पर संचालित किया जा रहा है। राज्य में स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए अब एक ऑपरेशन चलाने का फैसला लिया है सरकार ने। तो निश्चित तौर पर अब जो परिस्थितियां बनी है वैसे में देखना होगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो है भ्रूण हत्या के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाएगा और जो बेटियों के उत्थान के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनमें तेजी लाकर कैसे लिंगानुपात की जो कमी है उसकी भरपाई की जा सकती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। गोपालगंज में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। त्योहार खत्म होने के बाद डेंगू का लार्वा ग्रामीण इलाकों में बढ़ा है, जहां 4 नए मरीज मिले हैं। वहीं भोरे में 1 मरीज की मौत हो गई। गोपालगंज में सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 70 डेंगू मरीज मिल चुके हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने कहा कि डेंगू को लेकर जिले भर के अस्पतालों में अलग वार्ड बनाए गए हैं। फॉगिंग भी लगातार कराई जा रही है। गोपालगंज के सदर अस्पताल से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। त्योहारों के बीतने के बाद गोपालगंज में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। गोपालगंज में इस वक्त डेंगू के संबंधित 4 नए मरीज मिले हैं और इन मरीजों को सदर अस्पताल के अलावा
अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इनकी हालत सामान्य है, लेकिन अगर बात करें कुल मरीजों की तो गोपालगंज में अब तक 70 मरीज मिल चुके हैं और इनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज कराया गया है। वहीं आज भोरे के एक अस्पताल में डेंगू से ग्रसित मरीज की मौत भी हो गई है। तो पहली मौत की बात सामने आई है, लेकिन अब तक 70 मरीज जो है वो सामने आ चुके हैं। ये सरकारी रिपोर्ट के अनुसार आंकड़े हैं। एक अस्पताल में हम लोग बेड को रिजर्व कर दिए हैं। टोटल हमारे यहाँ 39 बेड एसडीएच को लेकर के रिजर्व किया गया है। सभी जगह दवा भरपूर उपलब्ध है और इसके लिए डेंगू में जो है कोई भी सीरियस केस नहीं है। जो भी था नॉर्मल था, इलाज हुआ और अपने घर चले गए हैं। गोपालगंज के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने कहा है कि डेंगू से बचाव और फॉगिंग कराने का इंतजाम किया जा रहा है। अस्पतालों में जो बेड बनाए गए हैं वहाँ भी पर्याप्त मात्रा में जो सुविधाएं हैं वो बढ़ा दी गई है। डॉक्टरों को भी डेंगू को लेकर अलर्ट किया गया है और सभी अस्पतालों में 2-2 बेड का स्पेशल वार्ड बनाया गया है। लेकिन जो बाहर से लोग आ रहा है और यहाँ पर जांच करा रहे हैं बुखार से संबंधित, तो डेंगू की रिपोर्ट उनके सामने आ रही है। खासकर इमरजेंसी वार्ड की बात करें और सदर अस्पताल के ओपीडी की बात करें तो यहाँ भी डेंगू से संबंधित जो संदिग्ध मरीज हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगातार डेंगू के नए मरीज सामने आ रहे हैं और ऐसे में लोगों से अपील भी की गई है कि डेंगू को लेकर वो सावधानी बरतें और मच्छरदानी का प्रयोग करें और जिन इलाकों में डेंगू का लार्वा पाया जा रहा है वहाँ पर फॉगिंग भी प्रशासन की ओर से कराई जा रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे पर हैं, सीधे आपको पीएम के कार्यक्रम में लिए चल रहे हैं। तो देखिए, आज जनसभा को संबोधित स्वागत और अभिनंदन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र हमारे टुंडी से विकास महतो जी, तारा देवी जी, रागिनी सिंह जी, शत्रुघ्न महतो जी, लंबोदर महतो जी, राज सिन्हा जी, अपर्णा सेन गुप्ता जी, हमारे बीच बिरंची नारायण जी, आप सभी हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए झारखंड की यह धरा अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती है कि आज यह ऐतिहासिक क्षणों की गवाह बनी है जब भारत के प्रधानमंत्री हमारे बीच उपस्थित है। और अब आज चंदन क्यारी की इस धरती पर जिससे हमें यह अवसर मिला है अपनी कर्तव्यनिष्ठता और प्रतिबद्धता से चंदन क्यारी को उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर ले जाने वाले चंदन क्यारी के लोकप्रिय विधायक सह नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अमर कुमार बावरी जी से आग्रह करते हैं कि वो मंच पर आए और अपना संबोधन दे। आदरणीय अमर कुमार बावरी जी। भारत माता की। चंदन क्यारी के बाबा भैरवनाथ की इस पावन भूमि पर स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, स्वर्गीय समरेश सिंह जी, स्वर्गीय ए.के. राय जी के इस कर्म भूमि पर देश के आजादी के बाद चंदन क्यारी में पहली बार अपने देश के लाडले प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हम सबके मान अभिमान, हम सबके शान, 100 अरब देशवासियों के सामर्थ्य को आगे बढ़ाते हुए देश को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश में हमें स्थापित करने के लिए लगातार 2047 के विकसित भारत की सपना देख करके आज हमारे बीच में इस आम चुनाव सभा में हमको संबोधित करने के लिए आए हैं। परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए एक बार दोनों हाथ उठा के कहें, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अपने लाडले प्रधानमंत्री जी का हम सब स्वागत करते हैं। अपने मंच पर बैठे हुए कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व सांसद आदरणीय डॉक्टर रविंदर राय जी, मंच पर बैठी हुई अपने भारत सरकार की कैबिनेट मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, अपने
पूर्व सांसद श्रीमान पीएन सिंह जी, स्थानीय सांसद श्रीमान ढुलू महतो जी, अपने 10 विधानसभा के स्थानीय अपने प्रत्याशी श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता जी निरसा। तो बोकारो में पीएम की सभा और पीएम जब बोलेंगे तो वो सुनाएंगे भी। बढ़ते आगे एलजेपी आरवी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने जनसुराज में जाने की अटकलों को पूरी तरह से भ्रामक बताया है। राजू तिवारी ने कहा कि कुछ लोग षड्यंत्र के तहत इस तरह की बातें फैला रहे हैं, साथ ही कानूनी नोटिस भेजने की बात कही है। राजू तिवारी ने कहा कि हमारी पार्टी लगातार चिराग पासवान के नेतृत्व में बिल्कुल मजबूती से बढ़ रही है और मैं पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूं। नोटिस भी भेज चुका क्योंकि मेरा फोटो उन्होंने यूज किया है और ये सब बात का जवाब देना भी मैं उचित नहीं समझता हूँ। हमारे दल की लोकप्रियता से घबरा कर कुछ लोग ऐसा चलाते हैं न्यूज। आप देखते होंगे लगातार अब हमारा दल दिन प्रतिदिन हमारे नेता के नेतृत्व मजबूत हो रहा है। ये कोई जरूर खबर चलाना ये पीछे षड्यंत्र है। मैं उनसे ढूंढ कर भी बात करूँ भेजूँगा और ये सब चलता रहता है। हमारे दल को हमेशा जब भी हमारा दल आज दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है। बिहार में क्या बात करते हैं, मैंने राजनीति की शुरुआत लोजपा से की है। मैं आज तक किसी दल का सदस्य हुआ हूँ तो पहली बार लाइफ में राजनीति का सदस्य शुरू किया तो रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में काम किया। आज चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, इसमें कहाँ से। बेलागंज विधानसभा उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सभी दल के नेताओं का चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। आरजेडी नेता उसामा शहाब ने बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में आरजेडी प्रत्याशी विश्वनाथ कुमार सिंह और फिर विश्वनाथ यादव के पक्ष में नुक्कड़ सभा को संबोधित कर वोट की अपील की। इस दौरान एक युवक ने विश्वनाथ के लिए एक टिप्पणी कर दी। बस इसी बात पर पार्टी के लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। दरअसल उसामा शहाब ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आरजेडी प्रत्याशी विश्वनाथ यादव ने कोई भूल चूक की है तो आप उन्हें माफ करने की कोशिश करें। इतना कहते ही भीड़ से आवाज आती है कि वो माफी के लायक नहीं है। इसके बाद समर्थकों ने उस युवक को पकड़ लिया और भरी सभा में उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बाद में किसी तरह लोगों ने युवक को बचाया। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है। इसके साथ न्यूज 18 बिहार झारखंड के यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।